जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक कंप्यूटर है और आपके दोस्त के पास एक गराज है। क्या आप मानेंगे कि सिर्फ इन चीज़ों के साथ ही आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकते हैं? सुनने में नाकाबिल यकीन लगता है, मगर यही एप्पल की कहानी है, जिसने एक छोटे से प्रोजेक्ट को वर्ल्ड वाइड डोमिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं कि कैसे कटे हुए सेब ने अब पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत बना ली और हम इससे कौन से लेसन सीख सकते हैं। Ever wonder what this pocket's for? Humans are tool builders. Any committees we have at Apple? No. Zero. This is the new iPod Mac. एप्पल की कहानी शुरू होती है 1970s के दौर में। कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर लॉस एटलॉस में दो दोस्तों के दरमियान स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनाइक। इनका सफ़र एक सिंपल से गराज से शुरू हुआ था, जहां पर इन्होंने अपनी पहली पार्टनरशिप की बुनियाद रखी थी। अब वो पहली पार्टनरशिप क्या थी? जब वॉजनाइक ने ब्लू बॉक्सेस बनाए थे। अब ये ब्लू बॉक्सेस क्या थे? ब्लू बॉक्सेस एक सिंपल डिवाइस है जो कि फ्री लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता था और स्टीव जॉब्स ने उसे $150 पर पीस पर बेचना शुरू किया। स्टीव जॉब्स ने एक दफ़ा कहा था कि अगर ब्लू बॉक्सेस ना होते तो शायद एप्पल भी ना होता। जब वॉजनाइक ने अपना डिज़ाइन फ्री में लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि यार इसे बेचना चाहिए। तो उन दोनों ने कंप्यूटर के लिए बड़े सर्किट बोर्ड्स बनाकर उनको बेचना शुरू किया। स्टीव वॉजनाइक ने सबसे पहले अपने डिज़ाइंस ह्यूलेट पैकर्ड, जिसको हम सारे HP के नाम से जानते हैं, उसको ऑफर किया और आप यकीन नहीं मानोगे, वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि 5 दफ़ा उनसे रिजेक्ट हुआ। फिर स्टीव जॉब्स ने स्टीव वॉजनाइक को कन्विंस किया कि यार उन दोनों को मिलकर अपनी एक नई कंपनी शुरू करनी चाहिए। पहला बैच प्रोड्यूस करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वॉल्क्सवैगन टाइप 2 मिनी बस $1500 में और वॉजनाइक ने अपना HU65 प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर $500 में बेचा। और इस तरह से अपने पहले बैच के लिए उन्होंने पैसे जमा किए और फाइनली 1 अप्रैल 1976 को एप्पल का आगाज हुआ। और ये कंपनी स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनाइक और एक तीसरा बंदा रोनाल्ड वेन ने मिलकर शुरू की। अब ये रोनाल्ड वेन कौन था? वेन अटारी नाम की कंपनी में चीफ ड्राफ्टमैन के तौर पर काम करते थे और उन्होंने 10% स्टेक के बदले में ये कंपनी ज्वाइन की। लेकिन वेन, जो अपने पहले वेंचर के फेल होने से डर चुके थे, सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने अपना 10% का जो स्टेक था वो सिर्फ और सिर्फ $800 में बेच दिया। अगर इसकी हम आज की डेट में वैल्यू निकालें तो एप्पल आज $3 ट्रिलियन की कंपनी है और 10% स्टेक की वैल्यू बनती है तकरीबन $300 बिलियन। अच्छा, आपने कभी सोचा कि यार ये एप्पल का नाम एप्पल ही क्यों पड़ा? लाइक आप सोचो यार, अगर आप आज एक कंपनी स्टार्ट करते हो और आप उसका नाम ऑरेंज रख दो या बनाना या पाइनएप्पल, मतलब थोड़ा अजीब लगेगा ना, लेकिन एप्पल के केस में ऐसा नहीं लगता। वेल, वॉजनाइक के मुताबिक ये नाम स्टीव जॉब्स ने तब प्रपोज किया था जब वो अपने एक दोस्त रोनाल्ड फ्रीडलैंड के फ्रांस से वापस लौट रहे थे और वो अपनी फ्रूटेशियन डाइट पर थे। तो उनको ये नाम एक मज़ेदार, जज्बाती और ना डराने वाला लगा। और दूसरी जो मेन वजह थी उसकी ये थी कि उस टाइम पे फ़ोन बुक में, बिकॉज तब नंबर्स ढूंढने के लिए फ़ोन बुक इस्तेमाल होती थी, तो एप्पल अटारी से ऊपर आता था, तो इसलिए भी उन्होंने इसका नाम एप्पल रखा। सो इस वजह से आज दुनिया की सबसे बड़ी तकरीबन कंपनी का नाम एप्पल पड़ा। वो कहते हैं ना कि 2 एप्पल्स ने दुनिया की तारीख बदल दी थी, एक वो जो कि न्यूटन के सर पे गया था और एक ये एप्पल जो स्टीव जॉब्स का था। तो जुलाई 1976 में एप्पल 1 जो था वो मार्केट के अंदर आया और एक असेंबल्ड सर्किट बोर्ड के तौर पर वो बिकना शुरू हुआ। और उसकी प्राइस क्या थी? उसकी प्राइस थी $666.66। मतलब बड़ा अजीब सा नंबर है ना। तो वॉजनाइक ने कहा कि यार उसको रिपीटिंग डिजिट्स पसंद थे, तो बस उसने इसकी प्राइस ये रख दी और तकरीबन वो 200 यूनिट्स इसके बेच पाए थे। उस टाइम पर स्टीव जॉब्स अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे थे और मजे की बात है, उनको बैंक्स लोन देने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट उनके लिए एक बिल्कुल नई सी चीज़ थी, लाइक बिल्कुल स्ट्रेंज सी चीज़ थी और वो उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे। तो उस टाइम पर माइक मर्क्यूला ने $92,000 एप्पल के अंदर इन्वेस्ट किए फॉर 1/3 स्टेक ऑफ द कंपनी। और उसी टाइम पर मर्क्यूला ने माइकल स्कॉट को एज द फर्स्ट CEO ऑफ एप्पल रिक्रूट किया। ये स्टीव जॉब wasn't the first CEO of the Apple। उस टाइम पर मर्क्यूला को लगता था कि यार दोनों स्टीव जो हैं वो थोड़े इनएक्सपीरियंस है टू हैंडल दिस पोजीशन और खुद वो इस पोजीशन को लेना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने माइकल स्कॉट को पहला CEO बनाया। 1979 में एप्पल 2 को डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के तौर पर सिलेक्ट किया गया विजिकल के लिए। विजिकल क्या था यार? विजिकल उस जमाने का समझ लो चैट GPT था। लाइक वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम था और स्प्रेडशीट प्रोग्राम ने एप्पल 2 के लिए मार्केट बना दी। लोग विजिकल को इस्तेमाल करने के लिए एप्पल 2 को खरीदने लगे और उसको प्रेफर करने लगे। विजिकल से पहले एप्पल कोमोडोर और टेंडी, जो कि उस टाइम पे
कंप्यूटर मेकिंग कंपनीज थी उनसे बहुत पीछे था। फिर आता है एप्पल 3। एप्पल 3 एक कंजर्वेटिव डिज़ाइन था और स्टीव जॉब्स चाहते थे कि यार उसके अंदर फ़ैन के बजाय जो उसका चेजेस है, चेजेस यानी जो उसका फ्रेमवर्क है, उसी के थ्रू जो भी हीट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करते हैं वो रिलीज़ हो। लेकिन वो उसकी हीट को रिलीज़ करने के लिए काफ़ी नहीं था और बहुत ज़्यादा एप्पल कंप्यूटर्स ओवर हीट होने लगे और एप्पल को अपने हज़ारों कंप्यूटर्स वापस बुलाने पड़े। उन्होंने उसका एक नया मॉडल भी निकाला लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। 12 दिसंबर 1980 को एप्पल पब्लिक हुआ और उसने अपने 4.6 मिलियन शेयर्स $22 पर शेयर की प्राइस में बेचे। यह आईपीओ फोर्ड मोटर्स के आईपीओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ था और इसने उस दिन $100 मिलियन कैपिटल जनरेट किया और उस दिन 300 मिलियनियर्स बने इंक्लूडिंग बोथ स्टीव्स। वोज़नाइक ने अपना $10 मिलियन का स्टॉक एप्पल के अर्ली एम्प्लॉयज को ऑफर किया। पहले दिन के एंड पर एप्पल का मार्केट कैप था $1.778 बिलियन। 1984 में एप्पल ने मैकिंटॉश लॉन्च किया जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट था बिकॉज ये वो पहला कंप्यूटर था जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहा था जैसे कि आज के ज़माने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और उस वक्त इसको प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही फेमस 1984 सुपर बोल कमर्शियल भी बनाया गया था जिसको रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन फिर आता है 1985 जब स्टीव जॉब्स, जिनको आज हम द पायनियर ऑफ एप्पल के तौर पर जानते हैं, उन्होंने एप्पल को छोड़ दिया। 1985 के शुरू में ही एप्पल के मैकिंटॉश के IBM के पीसी को बीट ना कर पाने की वजह से स्टीव जॉब्स और एप्पल के जो उस वक्त के सीईओ थे जॉन स्कली, उन दोनों के दरमियान एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। जॉन स्कली पहले पेप्सी के प्रेसिडेंट थे और जिनको जॉब्स 2 साल पहले ये कहकर लेकर आए थे कि क्या तुम पूरी जिंदगी शुगर वाटर बेचना चाहते हो या मेरे साथ मिलकर पूरी दुनिया बदलना चाहते हो। दोनों की अपनी कंपनी को लेकर विजन्स बिल्कुल डिफरेंट थी। स्कली ओपन आर्किटेक्चर कंप्यूटर्स को ज़्यादा फेवर करते थे जो क्या एजुकेशन, स्मॉल बिजनेसेस और होम ओनर्स के लिए को यूज़ कर सकें। और जॉब्स चाहते थे कि यार कंपनी अपना सारा फोकस क्लोज आर्किटेक्चर जिस तरह के मैकिंटॉश है उस पर अपना सारा फोकस डाले जो कि IBM के पीसी के लिए एज अ बिजनेस ऑल्टरनेटिव साबित हो। सीईओ होने के बावजूद भी स्कली के पास चेयरमैन ऑफ बोर्ड स्टीव जॉब्स के मैकिंटॉश डिवीजन पर कोई कंट्रोल नहीं था। ये वाला डिवीजन और एप्पल 2 डिवीजन दोनों अलग अलग कंपनीज की तरह काम करते थे और अपनी सर्विसेज को डुप्लीकेट करते थे। अर्ली 1985 में एप्पल्स की सेल्स का 85% एप्पल 2 के प्रोडक्ट्स की सेल्स की वजह से आ रहा था। लेकिन जब उनकी एनुअल मीटिंग हुई तो ना ही एप्पल 2 की डिवीजन का कोई जिक्र हुआ और ना ही उसके एम्प्लॉयज। इस चीज़ ने वोज़नाइक को फ्रस्ट्रेट किया और वो उसी साल अपनी एक्टिव एम्प्लॉयमेंट से रिजाइन कर गया ताकि वो दूसरे वेंचर्स पर फोकस कर सके। वोज़नाइक वैसे तो कंपनी से अलग हो गए थे लेकिन वो 2018 तक एप्पल को इवेंट्स में और इंटरव्यूज में रिप्रेजेंट करते रहे। अप्रैल 1985 में स्कली ने जॉब्स को मैकिंटॉश डिवीजन के जनरल मैनेजर के पोस्ट से हटाने का फैसला किया और एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका पूरा साथ दिया। उनके फैसले के आगे सबमिट करने के बजाय जॉब्स ने उनको एप्पल की लीडरशिप से हटाने की कोशिश की। जब स्कली को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर जॉब्स को उनकी सारी ऑपरेशनल ड्यूटी से फायर कर दिया। जॉब्स का कंपनी के चेयरमैन होने के बावजूद भी एप्पल पर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने सितंबर 1985 में रिजाइन कर दिया और अपने साथ कुछ एम्प्लॉयज़ को ले जाकर नेक्स्ट इंक की बुनियाद रखी। एप्पल से बाहर निकलने के बाद जॉब्स ने अपने 6.5 मिलियन शेयर्स को $70 मिलियन में बेच दिया और जॉब्स ने पिक्सार्ट को $5 मिलियन में एक्वायर किया। नेक्स्ट इंक ने नेक्स्ट स्टेप के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि बाद में जाकर मैक OS की बुनियाद बना। जॉब्स के जाने के बाद 1985 से 1996 तक एप्पल का वक्त इतना कोई खास अच्छा नहीं गुजरा। उनके मार्केट में शेयर्स गिरने लग गए और उनके कुछ प्रोडक्ट जैसे कि न्यूटन पीडिया वगैरह फेल हुए। इनकी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। ये वक्त इसलिए भी ज़रूरी था बिकॉज ये जॉब्स के छोड़ के जाने के बाद वापस आने की सिग्निफिकेंस को ज़ाहिर करते हैं। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को एक्वायर किया जो कि जॉब्स ने एप्पल छोड़ने के बाद बनाई थी और यही उनके वापस एप्पल में आने का सबब बनी। और इस दफ़ा वो एज एन इंटरिम CEO वापस आए और बाद में जाकर वो उनके परमानेंट CEO भी बन गए। 1998 में एप्पल की सेल्स में डिक्लाइन आ रहा था और उनकी मार्केट पोजीशन भी वीक हो रही थी लेकिन तब लॉन्च हुआ iMac और iMac एप्पल की रिसर्जेंस का एक नया चैप्टर बना अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉब्स। इसी दौरान थिंक डिफरेंट की कैंपेन भी शुरू हुई जिसने एप्पल की मार्केट इमेज को बिल्कुल रीडिफाइन कर दिया, एम्फसाइजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। 2001 में म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई ऐसा डोमिनेंट डिजिटल प्लेयर नहीं था और इसी चीज़ का फ़ायदा एप्पल ने उठाया और अपना iPod लॉन्च कर दिया Is the new iPod Nano. जो कि ना सिर्फ एप्पल के लिए बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन बना। और फिर आता है 2007 में वो लॉन्च हुआ जिसकी आज सारी दुनिया दीवानी है, आईफोन ने एक टच फोन को लॉन्च कर स्मार्टफोन्स को ही बदल डाला।
और उसके बाद 2010 में लॉन्च हुआ आईपैड ने भी एप्पल की पोजीशन को बहुत मजबूत कर दिया कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के। 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक ने एप्पल को संभाला और टिम कुक के अंदर एप्पल ने और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल वॉच, एयरपोर्ट्स को लॉन्च किया। और अगर अब हम प्रेजेंट की बात करें तो उसके बारे में तो ऑलरेडी सबको पता है, और फ्यूचर में भी एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी इन सब के अंदर भी घुस रहा है। सो हमें एप्पल की कहानी से क्या सीखने को मिलते हैं? सबसे पहला लेसन जो हमें से सीखने को मिलता है वो है इनोवेशन, कि आपको इनोवेशन करते रहनी होगी। यार आप एक चीज़ में फेल होते हो दूसरे ट्राई करो, दूसरे में फेल होते हो तीसरी ट्राई करो, लेकिन करते जाओ और यू विल फाइंड द वन दैट वर्क्स फॉर यू। सेकेंड लेसन मिलता है हमें एप्पल की थिंक डिफरेंट वाली कैंपेन से, कि यार अगर आपको एक क्राउडेड फील्ड के अंदर स्टैंड आउट करना है तो आपको अपनी कुछ ना कुछ यूनिकनेस बनानी पड़ेगी। उस कैंपेन ने एप्पल की ब्रांड इमेज को बिल्कुल बदल दिया था और उसकी ब्रांड इमेज को वो बनाया जो कि वो आज है। इसी तरह ये सिखाता है कि यार अगर आपको कुछ करना है तो आपको कन्वेंशनल थिंकिंग से कुछ हट कर करना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। तीसरा लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो है क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। जो चीज़ एप्पल को अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है वो है क्वालिटी। एंड यही चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें कि हम जो भी स्किल्स रखते हैं, जो भी काम करें, उसको अगर हम उसको फुल क्वालिटी के साथ करें तो वो ज़रूर कामयाब होगा। और जो एक और लेसन हमें सीखने को मिलता है वो है कि हमें चेंजेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। एप्पल ने भी बहुत ज़्यादा चेंजेस एम्ब्रेस किए, जैसे स्टीव जॉब्स का जाना, फिर उनका वापस आना। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और आएंगे, एंड वी नीड टू एम्ब्रेस दोज एज वेल। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।